हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम एरिड क्लाइमेट अर्थात शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि एरिड क्लाइमेट को हम डेजर्ट इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस जलवायु के संबंध में मानवीय जीवन की परिस्थितियाँ, वनस्पति और जीव जंतु और तापमान और वर्षा में देखी जाने वाली विभिन्नताओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। अतः वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि डेजर्ट क्लाइमेट से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब इस लेक्चर में सम्मिलित किया गया है। अब हम सबसे पहले एरिड क्लाइमेट के परिचय को समझते हैं। चूँकि एरिड क्लाइमेट को हिंदी में शुष्क जलवायु कहा जाता है। इस टाइप की क्लाइमेट वर्ल्ड के उन रीजन्स में पाई जाती है जहाँ रेनफॉल बहुत कम देखी जाती है, यूजुअली 250 मिलीमीटर से भी कम। इस क्लाइमेट की खासियत है कि यहाँ हाई टेम्परेचर डिफरेंस होते हैं, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में ठंड। वेजिटेशन अर्थात वनस्पति के बारे में बात करें तो यहाँ बहुत कम वनस्पति देखी जाती है, क्योंकि पानी की कमी रहती है। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से समझे तो जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में, थार डेजर्ट इंडिया में, अरेबियन डेजर्ट मिडिल ईस्ट और इस प्रकार के क्लाइमेट का बेस्ट एग्जांपल्स है। अब हम इस प्रकार की जलवायु से संबंधित तापमान को जानेंगे। यहाँ दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हाई अर्थात 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, अर्थात दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर देखा गया है। गर्मियों में डेजर्ट का सरफेस इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। सर्दियों में दिन और रात के तापमान में डिफरेंस देखा गया है। एग्जाम्पल से रूप में समझे तो थार डेजर्ट इंडिया और सहारा डेजर्ट अफ्रीका, दोनों में ही दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंड का अनुभव होता है। अब हम इस प्रकार की जलवायु की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि यहाँ मृदा में दो प्रकार की मृदा देखी जाती है, एक सैंडी सॉइल जिसे रेतीली मिट्टी कहते हैं, एक रॉकी सॉइल जिसे पथरीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। सैंडी सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे इसका टेक्सचर, यह बहुत रेतीली और लूज होती है, जिससे इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम देखी जाती है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम देखी गई है। टेम्परेचर में वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अर्थात दिन में गर्मी और रात में ठंडी हवा से उड़कर यहाँ ड्यून्स जैसी आकृतियाँ बनती है। वेजिटेशन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ सूखा सहने वाले पेड़ पौधे जैसे कैक्टस, कीकर और बबूल जैसे वनस्पति देखी जाती है। इसी प्रकार हम रॉकी सॉइल की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जैसे इसका टेक्सचर। ये सॉइल ज़्यादातर स्टोन्स, पेबल्स और रॉक से बनी मिलकर बनी होती है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो एक प्रकार की उथली मृदा है। वेजिटेशन सपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ केवल ट्रोनी बुशेस, ग्रासेस और श्रब्स ही उगते हैं। फार्मिंग लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ जगह टेरेस फार्मिंग और छोटा सा चारागाह है जिसे देखा जाता है। अब हम इस प्रकार की जलवायु की वनस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि एरिड क्लाइमेट, जिसमें कम वर्षा, अधिक तापमान और बहुत कम नमी देखी जाती है, ऐसे वातावरण में वनस्पति बहुत ही सीमित होती है और खास कुछ अडेप्टेशन के साथ सर्वाइव कर पाती है। इन विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो इसकी 4 विशेषता मुख्य है। इसमें कम और बिखरी हुई वनस्पति देखी गई है, सूखा और सहिष्णु पौधा देखा गया है, इन पौधों में कांटे और मोटे पत्ते देखे जाते हैं और इन पौधों की लंबी जड़ें होती है। इनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, जैसे कैक्टस, अकासिया, यूफोरेबिया और कुछ प्रकार के ग्रासेस। अब हम इस प्रकार की जलवायु में सर्वाइव करने वाले जानवरों के बारे में समझेंगे। इन जानवरों की कुछ विशेषताएं। फर्स्ट, वाटर कंजर्वेशन अर्थात पानी की बचत। यहाँ ऊँट हफ्तों तक पानी नहीं पीता और कंगारू रेट अपने खाने के माध्यम से ही पानी प्राप्त करता है, इसे अलग से पानी पीने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बॉडी स्ट्रक्चर अडेप्टेशन। जैसे ऊँट के कुब्बड़ में चर्बी जमा रहती है जो एनर्जी और पानी में बदल सकती है। डेजर्ट एनिमल के पतले फर और हल्की खाल गर्मी सहन करने में मदद करती है। थर्ड, इनका बिहेवियर अडेप्टेशन। अधिकतर जानवर रात को सक्रिय रहते हैं ताकि दिन की गर्मी से बच सके। कई जानवर रात में गड्ढा बनाकर ठंडी जगह में रहते हैं, जैसे सांप, छिपकली और चूहे। एंड फोर्थ वन इज मूवमेंट अडेप्टेशन। ऊँट के चौड़े और गद्देदार पैर रेत में धंसते नहीं है। जैक रैबिट्स लंबी छलांग लगाकर जल्दी एस्केप करता है और एनर्जी बचाता है। इस प्रकार की जलवायु में कुछ मुख्य जानवर हैं, जैसे कैमल, ऊँट, डेजर्ट रेट, कंगारू रेट, लिजार्ड एंड स्नैक्स, आउल और वल्चर्स। अब हम इस प्रकार की जलवायु में उच्च वाष्पीकरण के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। जब किसी क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक, हवा शुष्क और नमी बहुत कम होती है, तो वहां से मिट्टी और जल स्रोतों से तेजी से पानी वाष्पित
हो जाता है, जैसे हाई इवेपोरेशन अर्थात उच्च वाष्पीकरण कहते हैं। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। पहला कारण अधिक तापमान, दूसरा कम आर्द्रता, तीसरा तेज हवाएं और चौथा बहुत कम वनस्पति देखी जाती है। अब हम इस प्रकार की जलवायु की कुछ मुख्य वनस्पतियां और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। जो कि यहाँ मुख्य रूप से खेजड़ी, जिसे राजस्थान का स्टेट ट्री कहते हैं, जो कि सूखा और सहिष्णु है। दूसरा बबूल केकर देखा जाता है, जो कि जिसकी कांटेदार और लंबी जड़ें देखी जाती है। तीसरा करीर और चौथा थोर। इन वनस्पतियों की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे इसमें सूखा और सहिष्णु पौधे, कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे पौधे, लंबी गहरी जड़ें, मोटे पत्ते और कांटे और वैक्सी कोटिंग। अब हम इस प्रकार की जलवायु के वल्नरेबल होने के पीछे कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। चूंकि एरिड इकोसिस्टम बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि यहाँ पानी की कमी, कम वेजिटेशन और एक्सट्रीम क्लाइमेट के बीच बहुत कम नाजुक बैलेंस देखा जाता है। अगर थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस हो जाए, जैसे ओवरग्रेजिंग हो जाए, डिफोरेस्टेशन, एक्स्ट्रा ग्राउंड वाटर यूज और क्लाइमेट चेंज, तो जल्द ही डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और एग्रीकल्चर डिक्लाइन देखने को मिलता है। चूंकि एरिड रीजन में नेचुरल रिकवरी बहुत स्लो होती है, इसलिए ये इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं और इन्हें बचाने के लिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट जरूरी है। अब हम इस प्रकार की जलवायु में प्रभावित होने वाली पवनें तथा उनके कुछ महत्वपूर्ण रोल के बारे में चर्चा करते हैं। चूंकि एरिड क्लाइमेट में हवाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा। इनकी कुछ भूमिकाएं हैं, जैसे इरोजन अर्थात कटाव, तेज हवाएं लूज सैंड और सोइल को उड़ाकर लैंडफॉर्म्स बनाती है, जैसे सैंड ड्यून्स और मशरूम रॉक्स। दूसरा डिपोजिशन अर्थात जमाव, हवाएं उड़ाई हुई रेत को किसी दूसरी जगह जमा करती है, उसे डेजर्ट में ड्यून्स और लोसेस डिपॉजिट बनता है। तीसरा टेम्परेचर इफेक्ट, तापमान का प्रभाव, हॉट ड्राई विंड्स जैसे भारत में लू दिन में एक्सट्रीम गर्मी पैदा कर देती है और रात में ठंडी हवाएं टेम्परेचर को बहुत नीचे गिरा देती है। चौथा वेजिटेशन और एंड सोइल इम्पैक्ट, वनस्पति और मिट्टी पर असर। तेज हवाएं सोइल की नमी को सुखा देती है, अर्थात इवेपोरेशन रेट को हाई कर देती है, जिससे वेजिटेशन कम हो जाती है, क्योंकि इनसे रूट एक्सपोज होने लगती है। एंड पांचवा ह्यूमन लाइफ, इस प्रकार के पवनों से मानवीय जीवन भी अति प्रभावित होता है। अब हम इस प्रकार की जलवायु को कुछ संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शुष्क जलवायु में अत्यल्प वर्षा, तीव्र तापीय भिन्नता और सीमित वनस्पति पाई जाती है। यह एक नाजुक पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें जीव जंतु और मानव अपने अनुकूलन द्वारा जीवन यापन करते हैं। अतः आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके द्वारा किया गया हल्का सा योगदान हमें अगले वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।